हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूअस बने हुए हैं। चलिए अपनी पढ़ाई पर ऐसे ही कंटिन्यूअस बने रहिए। अपन पढ़ते हैं अपनी कक्षा 11 का मनोविज्ञान का जो चैप्टर है अधिगम, उसको आज अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं कक्षा 11 के इसमें। तो अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं अभिप्रेरणा, संवेग, मानव स्मृति, चिंतन। ये अपन टॉपिक्स इसमें पहले पढ़ चुके हैं। आज अपने को पढ़ना है अधिगम। फ्रेंड्स, अधिगम बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अपना आज का अधिगम शुरू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अपन पढ़ रहे हैं 2019-20 का जो संस्करण फिलहाल स्कूलों में चल रहा है, पढ़ाया जा रहा है उसको। देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी अपन पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी और आरबीएसई में कुछ भी फर्क नहीं है सिवाय बाहर के कवर के। अंदर का जो मटेरियल है वो एज इट इज है, आरबीएसई में भी और सीबीएसई में भी। जिसके पास भी बुक हो वो चाहे तो मिला सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से अपने पॉइंट्स हैं वो अपने को पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो देखिए अधिगम में अपने को पढ़ना है, एक तो अधिगम का परिचय, फिर उसका स्वरूप, फिर अधिगम के प्रतिमान, फिर प्राचीन अनुबंधन, फिर क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन पढ़ना है अपने को इसमें। फिर अपने को प्रेक्षणात्मक अधिगम पढ़ना है, संज्ञानात्मक अधिगम पढ़ना है, वाचिक या शाब्दिक अधिगम पढ़ना है, संप्रत्यय अधिगम पढ़ना है, कौशल अधिगम पढ़ना है। फिर अपने को पढ़ना है अधिगम के अंतरण, फिर अधिगम को सुगम बनाने वाले कारक पढ़ने हैं, फिर अधिगमकर्ता की अधिगम शैलियाँ पढ़नी है, अधिगम की आवश्यकताएं पढ़नी है, अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। उसके बाद में अपने को सारांश और इसके जो अपने वैकल्पिक प्रश्न हैं वो पढ़ने हैं। तो देखिए सारे ये अपने को पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, तो एक भी चीज़ अपन इसको मिस नहीं कर सकते, अपने को ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए सबसे पहले है अपने अधिगम का परिचय। अधिगम होता क्या है, कोई भी आपसे पूछ ले कि अधिगम क्या है, तो आपको तो साफ शब्दों में याद रखना है कि अधिगम क्या है। अधिगम है सीखना। अधिगम अधिगम यानी कि सीखना। आपके सीखने के वजह से, आपके अधिगम की वजह से आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन हो जाता है उसको कहते हैं अधिगम। अदरवाइज जो आपने किया करके भूल गए वो आपके अधिगम नहीं कहलाता है। तो देखिए ये तो था अपना सामान्य परिचय की कोई चीज़ है वो अपन कैसे याद रखते हैं। जैसे बच्चे हैं वो कैसे याद रखते हैं, तो वो कोई भी चीज़ है उसको अनुकरण करके सीखते हैं, उसके थ्रू याद करते हैं, बड़ों की नकल करके उसको याद रखते हैं। तो ये थी अपने सीखने की कुछ कि अपन किस तरीके से सीख सकते हैं, बच्चा कैसे सीखता है, ये सब आपका सामान्य परिचय था, कोई खास वो नहीं है। अब देखिए यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। इसको अपने को लाइन टू लाइन पढ़ना होगा क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी स्किप नहीं किया जा सकता इस चैप्टर से। तो देखिए अधिगम के स्वरूप के बारे में बता रखा है कि अधिगम क्या है। तो देखिए व्यवहारों में अधिगम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह व्यक्ति के अनुभव के फलस्वरूप होने वाले व्यापक परिवर्तनों की श्रृंखला का घोतक है। अधिगम को हम अनुभवों के कारण व्यवहार में अथवा व्यवहार की क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कौन से परिवर्तन के रूप में? स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं अधिगम को। ये देखिए ध्यातव्य है कि व्यवहारों में कुछ परिवर्तन दवाओं के उपयोग अथवा थकान के कारण भी घटित होते हैं। दवाओं के उपयोग और थकान के कारण जो परिवर्तन अपने व्यवहार में घटित होते हैं उनको अपन अधिगम नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्थायी नहीं होते हैं। दवाई का असर खत्म हुआ तो अपना जो व्यवहार है वो बदल गया। तो दवाओं के कारण या थकान के कारण जो भी अपने अंदर व्यवहार उत्पन्न होते हैं उसको अपन अधिगम नहीं कह सकते। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, अतः इनको अधिगम नहीं माना जा सकता। ऑप्शन में आपको दे देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लाइनों से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं कि आपको दे दिया जाए कि अधिगम नहीं है। क्या नहीं है? नीचे आपको कह देंगे दवाई के कारण परिवर्तित व्यवहार, दूसरा थकान के कारण परिवर्तित व्यवहार, तीसरा व्यवहार के कारण परिवर्तित व्यवहार। तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा व्यवहार है वो अधिगम नहीं कहलाता। तो आपके दवाई थकान वगैरह के द्वारा उत्पन्न व्यवहार अधिगम नहीं कहलाता। सिर्फ आपके अनुभव के द्वारा जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होते हैं, उनको ही अपन अधिगम कहते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन चुका है। देखिए आगे देखिए, उन परिवर्तनों को ही अधिगम माना जाता है जो अभ्यास और अनुभव के कारण होते हैं और जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। तो कौन से परिवर्तन है वो ही अधिगम माने जाएंगे? ऐसे परिवर्तन जो अभ्यास या फिर अनुभव के कारण होते हैं और जो अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, उनको ही अपन अधिगम मान सकते हैं। आगे देखिए अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो अधिगम की पहली विशेषता देखिए कि अधिगम में सदैव किसी ना किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। अपन कोई भी चीज़ सीखते हैं, याद करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो उसमें कोई ना कोई अपना जो अनुभव है वो सम्मिलित रहता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, आप किसी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं और हॉस्टल में आप लोगों को पता है आपकी जब भी कोई बेल बजती है तो आपको उसका टाइमिंग का पता चल जाता है कि 4 बजे बेल बजी, हाँ तो सबको पता है कि ये शाम को चाय की बेल बज गई है। फिर आपको 6 बजे बेल बजी तो आपको सबको पता है प्रेयर की बेल बज गई है। तो आपको पता होता है कि एक अनुभव, ये आपके अनुभव के द्वारा आप जान जाते हैं कि 4 बजे जो बेल बजती है उस पर चाय मिलती है, 6 बजे जो बेल बजती है वो अपने प्रेयर के लिए होती है।
तो एक अनुभव जो बच्चा ले लेता है उसको कहते हैं अधिगम। तो स्थायी परिवर्तन है ये। जब भी आपको बेल बजेगी, आपको बेल का रीजन पता होगा कि ये बेल क्यों बजी है। ओके, तो ये आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, इसको ही कहते हैं अधिगम, और ये अधिगम की एक विशेषता है। सेकंड है अपना, अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, क्योंकि ये जो आप व्यवहार में सीख लेते हैं, ये जो आपका परिवर्तन हो जाता है व्यवहार में, ये स्थायी होता है एक तरीके से, इसको आप कभी भूलते नहीं हैं। तो जो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होते हैं उनको कहते हैं अपन अधिगम। थर्ड है आपका, व्यवहार में यह अस्थायी परिवर्तन थकान के कारण उत्पन्न हुआ है, इसे अधिगम नहीं माना जाता। अगर आपके व्यवहार में ये परिवर्तन थकान के कारण हुआ है तो उसको अधिगम नहीं माना जाता, अपन ने अभी डिस्कस किया था। थर्ड है आपका कि उद्दीपक के कारण, लगातार उद्भाषण के कारण अगर कोई चीज होती है तो उसे अपन आदत कहते हैं। तो आपका जो व्यवहार है उसमें अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो ये आपके व्यवहार में आदत बन जाती है, तो इसको अपन आदत कहते हैं। इसके परिवर्तन अधिगम के कारण नहीं है, तो इसके भी परिवर्तन, जो आदत है उसके भी परिवर्तन क्या है, अधिगम के कारण नहीं है। आप उसमें कुछ सीखते नहीं है, ये बस आपकी उद्दीपक के कारण जो है आपकी प्रतिक्रिया है आपके शरीर की। तो आदत के कारण जो आप सीखते हैं वो भी अधिगम नहीं कहलाता है। तो अपन ने 3 चीजें अभी तक देख ली। आदत के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं कहलाता है, थकान के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो भी अधिगम नहीं कहलाता है, दवाई के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो भी अधिगम नहीं कहलाता है। अधिगम कब कहलाएगा, जब सिर्फ आप अभ्यास या अनुभव के द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, सिर्फ तभी वो अधिगम कहलाएगा। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके ऑप्शनल बनते हैं, आप मिस मत कीजिए एक भी लाइन। देखिए आगे, देखिए कि मादक द्रव्यों के कारण जो आपका व्यवहार में परिवर्तन होता है वो भी अस्थायी होता है, मतलब मादक द्रव्य का नशा उतरा और आपका व्यवहार बदला तो वो भी आपका अधिगम नहीं कहलाता है। तो एक चौथा और आपको ऑप्शन मिल गया कि मादक द्रव्यों के कारण होने वाला व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम नहीं कहलाता है। फिर आपका अधिगम है वो एक क्रम निहित होता है। आपका अधिगम जो है, जो आपके सीखने का जो तरीका है वो एक क्रमबद्ध तरीका है, क्रम निहित होता है इसमें। जैसे आप देख लीजिए कि शब्दों की एक सूची कैसे सीखी जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें कि आप पूर्व परीक्षण करना कि कोई व्यक्ति अधिगम के पहले कितना जानता है। कोई भी व्यक्ति जिसको भी सीखना है तो आप उसका पहले पूर्व निरीक्षण करेंगे कि वो कितना जानता है इस चीज के बारे में। फिर आप एक निर्धारित समय में स्मरण करने के लिए शब्दों को एक सूची प्रस्तुत करेंगे। फिर एक आप उसको टाइम दे देंगे कि आप इस लिमिटेड टाइम के अंदर आपको ये सारे शब्द याद करने हैं, उनकी एक सूची उसको अगले को देते हैं। फिर इस समय के दौरान नूतन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा शब्दों की सूची का प्रक्रमण करना, जो मतलब व्यक्ति ने वो शब्द याद किए हैं उनकी सूची का प्रक्रमण करना, उसको देखना कि उन्होंने क्या क्या शब्द इसमें याद किए हैं, नए ज्ञान उसमें क्या क्या उसमें डाला है। चौथा आपको क्या करना है कि प्रक्रमण के पूर्ण होने पर, जब प्रक्रमण पूरा हो जाए तो उसके बाद आपको नूतन ज्ञान अर्जित होना, मतलब आपने शब्दों की पूरी सूची पढ़ ली, उसके बाद में आपको क्या होगा, नया ज्ञान ही तो मिलेगा ना। तो नूतन ज्ञान अर्जित होना क्या होता है, आपका चौथा प्रक्रमण है। फिर 5वें में क्या होगा कि जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने सीखा होगा उसका कुछ समय व्यतीत हो जाने के उपरांत व्यक्ति के द्वारा प्रक्रमित सूची का पुनः स्मरण करना। जो भी आपने सीख लिया है उसको फिर से रिकॉल करना अपने माइंड में। तो ये आप इस तरीके से अगर करेंगे, एक क्रमबद्ध तरीके से अगर आप कोई चीज़ को याद करते हैं तो वो आपको अच्छे से आपको याद रहेगी और आप उसको सीख जाएंगे। ये है आपका अधिगम के चरण कि आप इनको कोई चीज़ को, नई चीज़ को कैसे आप उसको याद रख सकते हैं। तो ये आपका अधिगम का हो गया। इस प्रकार से आप, कोई व्यक्ति जो है वो पूर्व परीक्षण के समय जितने शब्द जानता था उसकी अपेक्षा अब जितने जानता है, दोनों में तुलना करके कोई भी अनुमान लगा सकता है कि अधिगम हुआ है। आपने पहले कितना सीखा था और फिर अब आपके पास कितना नए वर्ड्स और आपने सीख लिए हैं, उन दोनों में अगर तुलना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अधिगम हुआ है, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा जानते हैं। तो आपका अधिगम होगा इस तरीके से। इस प्रकार अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है, मतलब परफॉर्मेंस जो आपकी होती है ना उससे अलग है। एक तो ये क्या है, अनुमानित प्रक्रिया है, आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे अलग है। निष्पादन व्यक्ति को प्रक्षेपित व्यवहार या अनुक्रिया या क्रिया है। निष्पादन क्या है, निष्पादन जो है परफॉर्मेंस जिसको अपन कहते हैं, वो व्यक्ति का एक व्यवहार है, उसकी एक अनुक्रिया है, मतलब उसकी एक क्रिया है, उसका एक प्रेक्षित व्यवहार है जो वो देख के सीखता है। तो निष्पादन है एक प्रेक्षित व्यवहार और उसके अनुसार जो वो क्रिया करता है वो। आगे देखिए कि हम अपने अनुमान के पद को समझने की चेष्टा करें। मान लीजिए कि आपके अध्यापक आपको एक कविता को याद करने के लिए कहते हैं, आप उस कविता को कई बार पढ़ते हैं, तब आप कहते हैं कि आपने वह कविता सीख ली है। आपसे कविता का पाठ करने के लिए कहा जाता है और आप कविता को सुना देते हैं। आपके द्वारा कविता का पाठ करना ही आपका निष्पादन है। आपने किसी कविता को, आपके टीचर ने कहा कि आप उसको पढ़कर सुनाइए, तो आप उसको सुना देते हैं। तो आपके द्वारा वो जो कविता को सुनाना होता है वही क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस है, वही आपका निष्पादन है कि आप उसको कितनी जल्दी उस कविता को पढ़कर सुना सकते हैं। तो आपके निष्पादन के आधार पर अध्यापक ये अनुमान लगाते हैं कि आपने कविता सीख ली है। आप जो परफॉर्म करते हैं
ना उसको देखकर जो आपका टीचर है वो पता कर सकता है कि आपने कितना सीख लिया है किसी चीज़ को। अब देखिए अपने हैं अधिगम के प्रतिमान, इसमें क्या है तो अधिगम कई विधियों से होता है। इनमें कुछ विधियों का उपयोग साधारण प्रकार की अनुक्रियाओं के अर्जन में होता है, जबकि कुछ का प्रयोग जटिल अनुक्रियाओं को प्राप्त करने में किया जाता है। तो देखिए कौन कौन से तरीके हैं। अधिगम की सरलतम विधि को अनुबंधन कहा जाता है। अनुबंधन यानी कंडीशनिंग। अधिगम की जो सरलतम विधि है कंडीशनिंग यानी कंडीशन अप्लाई कर दो, अनुबंध कर दो, अनुबंधित कर दो किसी चीज़ के साथ में, तो वो अपने कहलाता है कंडीशनिंग या अनुबंधन। इसके दो प्रमुख प्रकार पाए गए हैं। पहला तो है प्राचीन अनुबंधन जो पावलोव ने दिया था, और दूसरा है आपका क्रिया प्रस्तुत या नैमित्तिक अनुबंधन जो आपका स्किनर ने दिया था। ये दोनों आपके इसके मुख्य दो प्रकार बताए हुए हैं। तो देखिए अपने को इनको पूरा डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, इसके अलावा भी दिया है अपने को प्रेक्षणात्मक अधिगम जो अपन ऑब्जर्व करके जो सीखते हैं वो, फिर संज्ञानात्मक अधिगम जो अपन संज्ञान के आधार पर सीखते हैं, फिर वाचिक या इसको अपन शाब्दिक अधिगम भी कहते हैं, फिर है संप्रत्यय अधिगम जो कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है वो, उसके बाद में अपने को दिया है कौशल अधिगम या फिर स्किल लर्निंग होती है ये सब अपने को पढ़ने हैं। अधिगम के प्रतिमान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले अपने सामने आया है प्राचीन अनुबंधन जिसको अपन कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये दो उद्दीपकों के बीच साहचर्य स्थापित करता है। दो उद्दीपक या उद्दीपक के बीच में साहचर्य स्थापित करता है कौन, प्राचीन अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग। बेहद ही जरूरी है, आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सबको पता होगा कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, प्राचीन अनुबंधन है, वो किसने दिया था, वो अपने IP पावलोव ने दिया था। IP पावलोव देखिए इनके द्वारा दिया गया था अपने प्राचीन अनुबंधन। पावलोव का मुख्य उद्देश्य पाचन क्रिया की शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था। वो क्या थे, वैसे तो वो एक शरीर विज्ञानी थे। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था ना अपने पाचन क्रिया के ऊपर। उन्होंने जो अपना ये शोध किया था इसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उन्होंने इसमें क्या किया था, उन्होंने इसमें कुत्ते पर प्रयोग किया था। जो पावलोव है उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। वे क्या था कि वे अपने भोजन की खाली प्लेट को देखते ही लार स्रावित करने लगे। मतलब जो कुत्ता है वो जब भी अपनी भोजन की प्लेट को देखता था, खाली प्लेट ही चाहे रख दो, लेकिन वो उसको देख कर क्या करता था, लार स्रावित करता था कि क्या पता तेरे लिए कुछ आ रहा है। तो जैसा कि इसमें अपने को पता है कि अपन कोई भी चीज़ देखते हैं खाने पीने की, तो अपने मुंह में क्या होता है, अपने लार स्रावित होती है, अपन उसकी तरफ क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। कोई भी चीज़ अपन देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से इस विस्तार को समझने के लिए उसने, जो पावलोव है, उसने कुत्ते पर प्रयोग किया। जिसके पहले चरण में उसने क्या किया, कुत्ते को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, और फिर उसकी कुछ देर बाद में उसने क्या किया कि शल्य क्रिया द्वारा कुत्ते के जबड़े में एक नली इस प्रकार फिट कर दी कि उसके मुंह से निकलने वाली लार उस नली से होते हुए शीशे के ग्लास में एकत्र हो जाए। दूसरे चरण में क्या किया कि कुत्ते को भूखा रखा। कुछ समय बाद इसने क्या किया कि एक घंटी बजाई गई, और उसके तुरंत बाद कुत्ते को क्या दिया गया, भोजन दिया गया। कुत्ते को भोजन करने दिया गया। कुत्ते ने भोजन कर लिया। फिर अगले कुछ दिनों तक उसने हर बार घंटी बजाई। घंटी बजाते उसने क्या किया, भोजन दिया। घंटी बजी भोजन आया। तो कुत्ते ने उसके साथ एक अनुबंधन स्थापित कर लिया कि जब भी घंटी बजेगी तभी तेरे लिए भोजन आएगा। ये हर बार उसने रिपीट किया, तो ऐसा ही हुआ। कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि कुत्ते की घंटी बजने के बाद भोजन नहीं दिया गया। तो कुत्ते को घंटी बजी लेकिन भोजन नहीं आया। लेकिन कुत्ते के मुंह में लार तो आ गई, क्योंकि उसने तो एक अनुबंध स्थापित कर लिया था घंटी और भोजन के बीच में कि घंटी बजेगी तो खाना आएगा। तो इसीलिए उसने क्या कर लिया, घंटी के प्रति वो अनुक्रिया करने लग गया। तो घंटी बजी लेकिन भोजन नहीं आया। कुत्ता क्या है, उसको आशा थी कि घंटी बजते ही क्या होगा कि भोजन आएगा, तो वो लार टपकाता रहा। लेकिन क्योंकि घंटी के बाद भोजन नहीं दिया गया, तो क्या हुआ कि समय के साथ क्या हुआ कि उसने वो लार टपकाना छोड़ दी। तो इस जो पूरा क्रिया थी उसके द्वारा उसने क्या प्रदर्शित किया, तो देखिए जब भी उसको भोजन मिला तो उसने क्या की, लार टपकाई। तो ये क्या हुआ, जो अपना भोजन है वो क्या हुआ अपने लिए, वो अनकंडीशनल स्टिमुलस हुआ, मतलब अनुबंधित उद्दीपक हुआ। मतलब भोजन आया, भोजन के लिए उसने लार टपकाई। तो भोजन क्या है, अपना प्राकृतिक उद्दीपक है, तो इसको अपन अनुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं। ये तो नेचुरल है कि खाना देखकर मुंह में लार आना। लेकिन उसके बाद वाले स्तर में क्या हुआ कि उसने क्या किया कि लार स्त्राव जो अनुबंधित अनुक्रिया थी, भोजन अनुबंधित उद्दीपक हो गया, और उद्दीपक को देखकर जो क्रिया हुई उसको अपन ने कह दिया अनुबंधित अनुक्रिया। तो ये तो स्वाभाविक बात थी। लेकिन कुछ समय पश्चात घंटी की ध्वनि की उपस्थिति के लार का स्राव होने लगता है, क्योंकि भोजन तो मिला नहीं, सिर्फ घंटी बजते ही मतलब उसके मुंह से लार आ गई। तो घंटी क्या हो गई, घंटी होगी अपनी अनुबंधित उद्दीपक, मतलब कंडीशनल स्टिमुलस। घंटी को सुनकर भी उसके मुंह से लार आना, यानी वो क्या थी, अनुबंधित उद्दीपक। मतलब एक कंडीशन थी कि ये कंडीशन होगी तो ही भोजन मिलेगा। तो वो कंडीशन जो थी ना, तो कंडीशनल स्टिमुलस होगी अपनी घंटी। तो इसमें क्या होता है, लार का स्त्राव जो हुआ ना, वो हुआ अनुबंधित अनुक्रिया। उस कंडीशन के ऊपर की जो आपकी जो घंटी बजी उस पर ही आपको भोजन मिलेगा, उस कंडीशन के ऊपर जो आपकी लार आई वो भी क्या है, वो कंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो कंडीशनल स्टिमुलस के ऊपर जो क्रिया हुई उसको
अपन ने कह दिया कंडीशनल रिस्पॉन्स। इस प्रकार के अनुबंधन को प्राचीन अनुबंधन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से अपने को स्पष्ट हो गया कि अधिगम की स्थिति में दो उद्दीपक यानी घंटी की ध्वनि तथा भोजन के बीच साहचर्य स्थापित होता है और एक उद्दीपक घंटी की ध्वनि और दूसरा उद्दीपक भोजन के आने की सूचना देने वाला बन जाता है। मतलब घंटी बजेगी तो भोजन आएगा, तो घंटी का बजना क्या प्रदर्शित करता है कि अब आपका भोजन आएगा। तो जो पहला उद्दीपक है वो दूसरे उद्दीपक की सूचना देने वाला बन जाता है। यहाँ यह उद्दीपक एक दूसरे उद्दीपक के घटित होने की संभावना को दर्शाता है। मतलब एक उद्दीपक हुआ तो इसके बाद अब दूसरा उद्दीपक भी होगा ही, ये इसकी सूचना को संभावना को दर्शाता है। अब देखिए, मनुष्य के दैनिक जीवन में प्राचीन अनुबंधन के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने खाना खाकर अभी अभी तृप्त हुए हैं और आपके बगल में मेज पर मिठाई परोसी गई है। आपके मुंह में अपने स्वाद के संकेत देती है और लार स्राव आना आरंभ हो जाता है। आप उसे खाने जैसा अनुभव करेंगे। मतलब आप खाना खाकर बैठे हैं और आपके सामने कोई मिठाई आ जाती है तो आपके मुंह में लार आएगी, आपको पता चल जाएगा हाँ ये मिठाई ऐसी होगी, इसका टेस्ट ऐसा होगा। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो इसमें क्या होगा कि आप उस मिठाई को जब फील करेंगे मुंह के अंदर तो आप उसको खाने जैसा ही अनुभव करेंगे। ये आपके इसमें बता रखा है। अब देखिए, जैसे शिशुअवस्था में बच्चों को देख लीजिए, बच्चे जो होते हैं वो तीव्र ध्वनि से स्वाभाविक तरीके से डरते हैं। जो बच्चे होते हैं वो जो अपनी तीव्र ध्वनि होती है उससे डरेंगे, ये स्वाभाविक है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा हुआ है, उसको आपने एक फूला हुआ गुब्बारा दे दिया और वो फूला हुआ गुब्बारा अचानक से उसके हाथ में फट जाता है जोर की ध्वनि के साथ में। तो वो बच्चा क्या करेगा, वो उससे डर जाएगा, एकदम से डर जाएगा। उसको अगली बार जब भी आप गुब्बारा देंगे तो वो अपने पुराना वाला जो अनुभव है उसके साथ साहचर्य स्थापित कर लेगा कि हाँ पिछली बार भी गुब्बारा दिया था और वो जोर की ध्वनि के साथ फटा था, मतलब कि तेरे को नहीं लेना है। तो उसने उसके साथ एक अनुबंध स्थापित कर लिया कि गुब्बारा हाथ में देंगे और ये फट जाएगा तो तेरे को डर लगेगा। तो वो उसके साथ क्या करिएगा, एक अपनी जो साहचर्य है वो स्थापित कर लेगा कि इसके साथ क्या होता है। तो वो वैसी ही अनुक्रिया प्रदर्शित करेगा जब दोबारा ऐसा होगा। तो ये उसका गुब्बारा के साथ में उसका क्या हो गया, वो एक अनुबंधित उद्दीपक हो गया। उसका जो अपना गुब्बारा है उसके साथ उसका एक अनुबंधन स्थापित हो गया। तो देखिए आगे आपको ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं प्राचीन अनुबंधन से रिलेटेड। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे है आपके प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक। आपका प्राचीन अनुबंधन है उसको कौन कौन सी चीज निर्धारित करती है। तो इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है उद्दीपकों के बीच समय संबंध। ये क्या है, तो देखिए प्राचीन अनुबंधन प्रक्रियाएं प्रमुखतः 4 प्रकार की होती हैं। इसका आधार अनुबंधित उद्दीपक और अनअनुबंधित उद्दीपक की शुरुआत के बीच समय संबंध पर आधारित होता है। पहली 3 प्रक्रियाएं अग्रवर्ती अनुबंधन की हैं तथा चौथी प्रक्रिया पश्चगामी अनुबंधन की है। तो देखिए इसमें आपको पहला कारण दिया हुआ है कि उद्दीपकों के बीच के समय संबंध। अब उद्दीपकों के बीच में समय संबंध कैसा होता है तो उसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो इसमें आपको 4 प्रकार दिए गए हैं। 4 प्रकारों में जो पहले के जो 3 प्रकार दिए गए हैं ये तो आपका है फॉरवर्ड यानी पहले अग्रवर्ती अनुबंधन। आपका अनुबंधन बनने से पहले की 3 क्रियाएं बताई गई हैं और एक जो है वो पश्चगामी अनुबंधन है कि अनुबंधन के बाद की आपकी क्या क्रिया है। तो देख लीजिए इनमें क्या क्या बताया गया है। तो पहला क्या है, देखिए कि जब अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपक के साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो इसे सहकालिक अनुबंधन कहा जाता है। मतलब जब अनुबंधित उद्दीपक, तो अनुबंधित क्या था अपना घंटी थी और अनअनुबंधित उद्दीपक क्या था वो अपना था भोजन। कोई कंडीशन नहीं थी ना, तो वो था अपना भोजन। इन दोनों को जब साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये सहकालिक अनुबंधन इनमें उत्पन्न होता है। तो ये सहकालिक अनुबंधन कहलाता है। ओके, सेकंड है आपका विलंबित अनुबंधन। विलंबित या डिलेड कंडीशनिंग क्या है कि इसमें क्या होता है कि प्रक्रिया में आपको अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनअनुबंधित उद्दीपक से पहले करना होता है। घंटी उसको आपको आपके भोजन से पहले आपको प्रारंभ करना होता है, पहले ही आपको खत्म करना होता है। मतलब घंटी बजाएंगे तो भोजन से पहले ही तो घंटी बजेगी, पहले ही खत्म होगी। तो ये आपका कहलाता है विलंबित अनुबंधित यानी डिलेड कंडीशनिंग कि जो आपका अनुबंधित जो उद्दीपक है, जो आपकी घंटी है वो आपको भोजन से पहले ही आपको घंटी आपको सुनने को मिलेगी, उससे पहले ही आपको खत्म करनी पड़ेगी। ये है आपकी डिलेड कंडीशनिंग। थर्ड है आपका अवशेष अनुबंधन यानी ट्रेस कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आपको अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ और अंत अनअनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है। मतलब आपकी घंटी है उसका जो शुरुआत होगी वो भी आपके भोजन से पहले होगी और उसका अंत जो होगा वो भी आपका भोजन से पहले होगा। दोनों के बीच में कुछ समय का अंतराल होता है, थोड़ा सा समय का उसमें बीच में दोनों के बीच में अंतराल होगा, लेकिन दोनों में क्या होगा, जो आपकी घंटी है उसकी आवाज़ पहले ही शुरू होगी और पहले ही खत्म होगी, बीच में थोड़ा सा समय अंतराल दिया जाएगा। तो ये तीनों जो क्रियाएं आपको
आपको बताई गई हैं यह आपकी है अग्रवर्ती अनुबंधन, मतलब कोई जो आप भोजन देते हैं उससे पहले आपको क्या क्या करना है उसकी 3 आपको अनुबंधन की शर्तें बताई गई हैं कि भोजन से पहले ये तीनों चीज़ें आपको करनी है। फिर आप भोजन दे देंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, भोजन देने के बाद की क्रिया आपको बताई गई है पश्चगामी अनुबंधन। तो इसमें आपको बताया है कि इस प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक जो आपका भोजन है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, वो आपकी घंटी की आवाज़ से पहले दे दिया जाए तो इसको कहते हैं पश्चगामी अनुबंधन। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि जो आपकी क्रिया होती है ना, जो घंटी को देखकर वो आपकी क्रिया करता है, वो फिर वो नहीं कर पाएगा। जब आप उसको भोजन की प्राप्ति हो जाएगी, वो तृप्ति हो जाएगा, उसके बाद चाहे आप डीजे बजाओ, उसको क्या मतलब है, उसकी संतुष्टि हो गई, उसकी तृप्ति हो गई है, तो फिर वो क्यों क्रिया करेगा जब वो संतुष्ट हो चुका है। तो इससे जो अनुक्रिया प्राप्त होती है उसकी संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि इससे क्रिया नहीं होगी, वो खाते अपने सो जाएगा, फिर चाहे तुम डीजे बजा लो, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जब तक उसको मतलब उसकी तृप्ति नहीं होगी, उसको अपना जो इच्छित है चीज़ वो नहीं प्राप्त होगी, तभी तक तो वो क्रिया करेगा उस चीज़ के लिए। वो आप उसको पहले ही दे दो, मेहनत करने से पहले ही फल मिल जाएगा, तो फिर वो क्यों उसके लिए क्रिया करेगा, वो तो आराम से निश्चिंत होकर सोएगा। तो इसमें क्या होता है, अनुक्रिया होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो 3 चीज़ें आपको बताई हैं जो आपका अनुबंधन होता है, स्थापित होता है, उससे पहले करनी होती है, और एक आपको बताई गई है आपके अनुबंधन स्थापित होने के बाद में। तो फ्रेंड्स ये तो प्रभावी नहीं है, जो आपके पहले जो अग्रवर्ती अनुबंधन की जो शर्तें हैं वो प्रभावी होती हैं। तो देखिए ये आपको इसमें बताया गया था। सेकंड निर्धारक बताया गया आपको कि अनअनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार। अनअनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार बता रखा है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रवृत्त्यात्मक यानी एप्टीट्यूड, दूसरा है विमुखी यानी एवर्सिव। तो देखिए प्रवृत्त्यात्मक अनअनुबंधित उद्दीपक स्वतः सुगम्य अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, जैसे खाना पीना, दुलारना आदि। ये स्वतः होती हैं, कोई इसमें अपन ज़्यादा मेहनत नहीं करती हैं, अपने आप होती हैं, उनको कहते हैं अपन प्रवृत्त्यात्मक या एप्टीट्यूड। ओके आगे देखिए, जैसे ये अनुक्रियाएं हैं ये संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती हैं, है ना। तो ये अनुक्रियाएं जो खाना पीना, सोना, ये दुलारना, ये सब क्या है, ये अपने अंदर संतोष और प्रसन्नता ही तो उत्पन्न करती हैं। तो देखिए ये तो था अपना प्रवृत्त्यात्मक। दूसरा अपना विमुखी अनअनुबंधित उद्दीपक। ये क्या होता है, विमुखी यानी जिसको अपन पसंद नहीं करते। तो ये है अपने शोर, कड़वा स्वाद, विद्युताघात, पीड़ादायी सुई और दुखदायी और क्षतिकारक होते हैं, मतलब इनको अपन पसंद नहीं करते। ये परिहार और पलायन की अनुक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। तो देखिए जो अपने प्रवृत्त्यात्मक हुई वो तो अपने लिए सुखदायी हुई, अपने को प्रसन्न करती हैं, संतुष्ट करती हैं। और जो विमुखी अनुबंधित उद्दीपक क्रियाएं हुई वो कैसी हुई, वो अपने को पसंद नहीं आती, अपन वहाँ से पलायन कर जाना चाहते हैं या अपन उनसे दूर भाग जाना चाहते हैं, ये अपने को दुख देती हैं या क्षति पहुँचाती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे अनअनुबंधित उद्दीपक के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक सुखदायी और एक दुखदायी। कि आगे देखिए, आगे आपको बताया गया है कि यह ज्ञात हुआ है कि प्रवृत्त्यात्मक प्राचीन अनुबंधन अपेक्षाकृत धीमा होता है, इसकी प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, जबकि विमुखी प्राचीन अनुबंधन 2-3 प्रयासों से ही स्थापित हो जाता है। यह वस्तुतः विमुखी अनअनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता पर निर्भर करता है। अब अपने को यहाँ पर बताया गया है कि जो चीज़ें अपने को अच्छी लगती हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कोई चीज़ अपने को अच्छी लगे तो इसमें तो टाइम लगता है, लेकिन जो चीज़ें अपने को दुख देती हैं या जो अपने को नहीं पसंद आती है उसमें अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये तुरंत ही अपने को 1-2 प्रयास से ही पता चल जाता है कि ये अपने को दुखदायक है। ये 2-3 प्रयासों में अपने को पता चल जाता है, इनसे अपना संबंध स्थापित हो जाता है, जो है उनकी तीव्रता पर निर्भर करता है। ओके आगे देखिए, तीसरा है अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता। जो अनुबंधित जो कंडीशनल जो अपने स्टिमुलस है उसकी तीव्रता के बारे में बताया गया है कि अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता प्रवृत्त्यात्मक और विमुखी प्राचीन अनुबंधन दोनों की दिशा को प्रभावित करती है। तो ये इन दोनों की दिशा को प्रभावित करती है, एक तो आपका मतलब प्रसन्नता को भी, और एक आपकी जो विच्छिन्नता होती है ना, जो आपके दुखदायक व्यवहार है उसको, इन दोनों को ही प्रभावित करता है आपका जो कंडीशनल स्टिमुलस होता है वो। जैसे देखिए अनुबंधित उद्दीपक जितना ही अधिक तीव्र होगा, अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन की गति उतनी ही अधिक होगी। मतलब जितना स्टिमुलस आपका फास्ट होगा उतना ही उसके लिए आपका रिस्पॉन्स है वो भी फास्ट होगा। अर्थात अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा उतने ही कम प्रयासों की जरूरत अनुबंधन की प्राप्ति के लिए करनी पड़ेगी। सही बात है फ्रेंड्स, जितना मतलब आपका स्टिमुलस है वो उसकी प्रवृत्ति स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही आपको क्रिया है वो कम करनी पड़ेगी। तो देखिए ये अपन ने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया अपना प्राचीन अनुबंधन। बेहद ही इंपॉर्टेंट था, एकदम बेस है आपका मनोविज्ञान का, एक क्वेश्चन पक्का बनता है सिर्फ प्राचीन अनुबंधन के ऊपर। तो देखिए अपन ने वहां तक पढ़ लिया। अब आज की वीडियो में तो अपन बस इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा आपको एक साथ पढ़ा दूंगी तो आपके दिमाग में क्या है, माइंड में सारा मिक्सअप हो जाएगा, जो अपने को नहीं करना है। सेकंड वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्रिया प्रस्तुत या नैमित्तिक अनुबंधन। फ्रेंड्स इसमें जितना भी कुछ आपको मटेरियल दिया हुआ है ना, सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। गाइडों के चक्करों में मत पढ़िए, गाइडों में तो देश दुनिया की बकवास लिख रखी है। आपको अपने ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको फॉलो करना है, क्योंकि कल को रीट अगर लगानी पड़ेगी तो वो इनमें से ही लगेगी। आपके गाइड्स में से कोई आपकी गारंटी नहीं लेगा, वो तो पहले ही पढ़ने पर लिख देते हैं कि जो आपका लेखक है वो किसी भी चीज़ के लिए या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आप उन चीज़ों को फॉलो मत कीजिए, जो ऑथेंटिक सामग्री है उसको ही फॉलो कीजिए, ताकि कल को भविष्य में कोई भी आपको इसमें रीट लगानी पड़ जाए तो फिर
आप ऑथेंटिक सामग्री दिखा सकें। सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है कि 2019-20 के संस्करण से ही अपना जो पेपर है वो बनने वाला है, तो अपन क्यों बेफालतू में देश दुनिया की बातें पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करें, दिमाग खराब करें। आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिल रही हैं तो ऑथेंटिक चीज़ें पढ़िए और अपना टाइम भी बचाइए और अपना माइंड में जो है कन्फ्यूज़न भी क्रिएट मत होने दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को ऑथेंटिक सामग्री यूँ ही मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी। आप भी यूँ ही निरंतर कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए और अपना ज्ञान है वो स्थायी करते रहिए। तो चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।